हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लूसिड स्टडी जहां आपको अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और आज हम डिस्कस करने वाले इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट को, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, जिसे कॉमनली एलपीजी रिफॉर्म्स कहा जाता है। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लेकिन इन तीनों टर्म्स को समझने से पहले हमें एक फंडामेंटल क्वेश्चन समझना होगा कि इंडिया को 1991 में इतने बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत अचानक क्यों पड़ी। तो क्योंकि 1991 सिर्फ एक पॉलिसी चेंज का ईयर नहीं था। 1991 एक ऐसा ईयर था जहां इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशन और इंडिया की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में एक मेजर चेंज देखने को मिला। नाउ लेट अस लुक एट इंडिया बिफोर 1991। तो पुराना इकोनॉमिक मॉडल कैसा था? तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। इसका मतलब था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्टेट का रोल बहुत डोमिनेंट था। इंडिया ने फॉलो किया 5 ईयर प्लान्स, पब्लिक सेक्टर लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, हाई टैरिफ्स, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स, एक्सटेंसिव गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस। और इन सब एस्पेक्ट्स को फॉलो करने का बेसिक आइडिया ये था कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करो और सेल्फ रिलायंस बिल्ड करो। सो इस स्ट्रैटेजी की कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स भी थी। इंडिया ने हैवी इंडस्ट्रीज डेवलप करी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए और एक डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल बेस क्रिएट किया। लेकिन टाइम के साथ एक्सेसिव रेगुलेशन ने कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करे और इसी सिस्टम को क्रिटिक्स ने लाइसेंस परमिट कोटा राज कहा। नाउ ये लाइसेंस परमिट कोटा राज का मतलब क्या था? तो इसका मतलब था कि बिजनेसेस को इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट लाइसेंसेस, परमिशंस और कोटास की रिक्वायरमेंट होती थी। फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने के लिए, प्रोडक्शन एक्सपैंड करने के लिए, गुड्स इंपोर्ट करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज ऑब्टेन करने के लिए और कभी कभी प्रोडक्ट मिक्स चेंज करने के लिए भी गवर्नमेंट परमिशन की ज़रूरत होती थी। और इसके रिजल्ट में कंपटीशन कम हुआ और ब्यूरोक्रेटिक डिलेज बढ़ गए। देन प्रॉब्लम्स पर्टिकुलरली 1980s के दौरान सीरियस होने लगी। इंडिया ने रिलेटिवली फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपीरियंस की, लेकिन इस ग्रोथ के साथ कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स भी बढ़ी थी, जैसे फिस्कल डेफिसिट्स, पब्लिक डेब्ट, करंट अकाउंट प्रेशर्स, एक्सटर्नल बोरोइंग्स, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट का खर्च गवर्नमेंट रेवेन्यूज के कंपैरिजन में फास्टर ग्रो कर रहा था। साथ ही इंडिया एक्सटर्नल बोरोइंग पर इंक्रीजिंगली डिपेंड होता जा रहा था। और फिर एक एक्सटर्नल शॉक आया। अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत को इन्वेड किया, कुवैत पर हमला किया। इससे गल्फ क्राइसिस ऑफ 1991 ट्रिगर हुआ। इससे ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो गए और इंडिया के लिए ये पर्टिकुलरली डैमेजिंग था, क्योंकि इंडिया पेट्रोलियम के इंपोर्ट्स पर हेविली डिपेंडेंट था। इसके साथ इंडियाज ऑयल इंपोर्ट बिल इंक्रीज हुआ, एक्सपोर्ट्स अफेक्ट हुआ, गल्फ रीजन से रेमिटेंसेस डिसरप्ट हुई, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस डिक्लाइन हुआ और साथ में एक्सटर्नल बोरोइंग डिफिकल्ट हो गई। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक्सक्लूडिंग गोल्ड एंड एसडीआर्स अगस्त 1990 में अप्रॉक्सीमेटली 5050 करोड़ से डिक्लाइन होकर मार्च 1991 तक 4388 करोड़ हो गए। एंड बाय जून 1991 सिचुएशन क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच चुकी थी। इकोनॉमिक सर्वे ने डिस्क्राइब किया कि जून 1991 तक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम क्राइसिस प्रोपोर्शंस तक पहुंच चुकी थी। इन्फ्लेशन अगस्त 1991 में अप्रॉक्सीमेटली 16.7% पर पीक हुई और 1991-92 में रियल जीडीपी ग्रोथ सिर्फ अराउंड 2.5% रहने की एक्सपेक्टेशन थी। यानी एक तरफ प्राइजेस रैपिडली इंक्रीज कर रहे थे और दूसरी तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ शार्पली स्लो हो रही थी। नाउ ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस क्या है? तो ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, दैट इज बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एक कंट्री के रेजिडेंट्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच एक पर्टिकुलर पीरियड में होने वाले इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है। मतलब जो भी देशवासी बाहर की कंट्रीज़ के लोगों के साथ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब पैसों का आदान प्रदान करते हैं, उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस को सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस तब होता है जब कंट्री के पास
अपनी एक्सटर्नल पेमेंट ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल नहीं होता। इसे थोड़ा और सिंपल एग्जांपल से समझो। जैसे इंडिया को इंपोर्ट्स के लिए और एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए फॉरेन करेंसी स्पेशली डॉलर्स की ज़रूरत थी, लेकिन इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स और रिजर्व्स कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहे थे। तो कंट्री एक ऐसी सिचुएशन के पास पहुंच गई थी जहां एसेंशियल इंपोर्ट्स और एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस पे करने के लिए हमारे पास इनफ डॉलर्स नहीं बचे थे। इंडिया की फॉरेन करेंसी एसेट्स जून 1991 तक अप्रॉक्सीमेटली $1 1.1 बिलियन तक गिर गए थे और ये एक्सट्रीमली लो लेवल था। इंडिया इफेक्टिवली ऐसी सिचुएशन में पहुंच चुका था जहां उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स सिर्फ बहुत लिमिटेड पीरियड के इंपोर्ट्स को सपोर्ट कर सकते थे। क्राइसिस इतना सीवियर था कि इंडिया को इमरजेंसी फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स के पार्ट के रूप में गोल्ड प्लेज करना पड़ा। इसलिए यूपीएससी के लिए ये चेन याद रखिए: फिस्कल इम्बैलेंस, एक्सटर्नल बोरोइंग, गल्फ वॉर शॉक, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेशर, फॉरेक्स रिजर्व्स गोज डाउन एंड 1991 क्राइसिस एंड देन केम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देन इंडिया को एक्सटर्नल फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत थी, तो इंडिया ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विच इज़ IMF और वर्ल्ड बैंक से असिस्टेंस सीख की। IMF प्रोग्राम स्टेबलाइजेशन प्रेशर्स के साथ एसोसिएटेड था, जबकि ब्रॉडर रिफॉर्म प्रोग्राम में इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल चेंजेस भी इंक्लूडेड थे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझिए। स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है शॉर्ट टर्म मेजर्स के थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रिस्टोर करना। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन रिड्यूस करना, फिस्कल इम्बैलेंस करेक्ट करना, फॉरेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी रिस्टोर करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस मैनेज करना। देन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का मतलब होता है लॉन्ग टर्म चेंजेस जो इकोनॉमी की एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस इम्प्रूव करे, जैसे डीरेगुलेशन, इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग, ट्रेड लिबरलाइजेशन, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ओपन करना। तो सिंपल फॉर्मूला है स्टेबलाइजेशन इज इक्वल्स टू इमीडिएट क्राइसिस का ट्रीटमेंट, वेयर एज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इज इक्वल्स टू इकोनॉमी के अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को चेंज करना। अब अगर बात करें तब के पॉलिटिकल स्टैंड की या पॉलिटिकल लीडरशिप की, तो जून 1991 में PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया और ये कॉम्बिनेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट था। PV नरसिम्हा राव पॉलिटिकल लीडरशिप, मनमोहन सिंह इकोनॉमिक लीडरशिप। तो राव गवर्नमेंट ने मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिटिकल स्पेस प्रोवाइड किया और फाइनेंस मिनिस्ट्री और इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स ने रिफॉर्म्स को डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट किया, लागू किया। अब ये यूपीएससी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है। तो 1991 रिफॉर्म्स सिर्फ एक इकोनॉमिस्ट का काम नहीं थे। सेवरल इकोनॉमिस्ट, पॉलिसी मेकर्स एंड इंस्टीट्यूशन ने रिफॉर्म प्रोसेस में कंट्रीब्यूशन दिया, अपना योगदान दिया। एज फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई 1991 को लैंडमार्क यूनियन बजट प्रेजेंट किया। उनके बजट ने एड्रेस किया फिस्कल कंसोलिडेशन, टैक्सेशन, ट्रेड रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स। उन्होंने इकोनॉमी की सिचुएशन को डीप क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया और कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स की नीड पर एम्फसाइज किया, जोर दिया। उनकी बजट स्पीच का ब्रॉडर मैसेज था कि इंडिया को एक मेजर इकोनॉमिक पावर बनने की डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। फिर PV नरसिम्हा राव की इंपॉर्टेंस प्राइमरीली पॉलिटिकल थी। उन्होंने सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पर रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिक्वायर्ड पॉलिटिकल लीडरशिप प्रोवाइड करी। और एक्चुअली 1991 रिफॉर्म प्रोसेस हमें एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल दिखाता है दैट इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए इकोनॉमिक एक्सपर्टीज़ के साथ साथ पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी ज़रूरी होता है। देन डॉक्टर C रंगराजन एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट थे और लेटर RBI गवर्नर भी बने। हाई लेवल कमेटी ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जिसे C रंगराजन ने चेयर किया, उसने इंडियाज एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म स्ट्रैटेजी को शेप करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। कमेटी की रिकमेंडेशंस में एम्फसाइसिस था मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट्स, एडिक्वेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और ग्रेटर एक्सटर्नल सेक्टर फ्लेक्सिबिलिटी। फिर मोंटेक सिंह आहलूवालिया भी रिफॉर्म प्रोसेस से एसोसिएटेड एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर थे। उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया और लेटर प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन भी बने। फिर राजा J चेलिया एक लीडिंग पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिस्ट थे और उनका काम
टैक्स रिफॉर्म के एरिया में पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट था, इसलिए ब्रॉडर रिफॉर्म एजेंडा को हम मल्टीपल एरियाज में समझ सकते हैं। टैक्सेशन प्लस फिस्कल पॉलिसी प्लस इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्लस एक्सटर्नल सेक्टर प्लस फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। नाउ एग्जैक्टली एलपीजी रिफॉर्म्स क्या थे, इसको समझने के लिए हम एलपीजी के 3 कंपोनेंट्स को डिटेल में समझते हैं। तो एल स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, और लिबरलाइजेशन का मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर अननेसेसरी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल को रिड्यूस करना, कम करना। इसका ऑब्जेक्टिव था ग्रेटर फ्रीडम प्रोवाइड करना प्राइवेट बिजनेसेस को, प्रोड्यूसर्स को, इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को, यानी गवर्नमेंट मतलब सरकार का अननेसेसरी कंट्रोल कम हो और मार्केट फोर्सेस को ग्रेटर रोल मिले। अब देखते हैं कि लिबरलाइजेशन के लिए क्या मेजर मेजर्स लिए गए थे। पहला मेजर था इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग। तो 24 जुलाई 1991 की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट को ड्रास्टिकली रिड्यूस किया, कम किया। तो पहले फर्म्स को इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश या एक्सपैंड करने के लिए अक्सर गवर्नमेंट परमिशन की ज़रूरत होती थी। वहीं रिफॉर्म्स के बाद कंपटीशन और मार्केट फोर्सेस को ग्रेटर इंपॉर्टेंस दी गई। इकोनॉमिक सर्वे ने भी बाद में नोट किया कि जुलाई 1991 के बाद इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी कंट्रोल्स में मेजर रिडक्शन हुआ। दूसरा मेजर था ट्रेड लिबरलाइजेशन। तो इंडिया ग्रेजुअली क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन से प्राइस बेस्ड मैकेनिज्म की तरफ मूव हुआ। इंपोर्ट लाइसेंसिंग को रिड्यूस किया गया, टैरिफ्स को ग्रेजुअली लोअर किया गया और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडियन प्रोड्यूसर्स को इंटरनेशनल कंपटीशन के एक्सपोजर में लाना था। मनमोहन सिंह के 1991 बजट ने भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन से प्राइस बेस्ड मैकेनिज्म की तरफ मूवमेंट को एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब किया था। मनमोहन सिंह के 1991 बजट ने भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन से प्राइस बेस्ड मैकेनिज्म की तरफ मूवमेंट को एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब किया था। तीसरा था एक्सचेंज रेट रिफॉर्म। रुपी में मेजर एडजस्टमेंट 1 जुलाई 1991 और 3 जुलाई 1991 को हुआ। रुपी को अप्रॉक्सीमेटली 18 से 19% डाउनवर्ड एडजस्ट किया गया। इसका पर्पस था इंडियन एक्सपोर्ट्स को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाना और एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस को करेक्ट करना। और बाद में मार्च 1992 में LERMS इंट्रोड्यूस हुआ और LERMS का फुल फॉर्म है लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, और इसके जरिए डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। एंड बाय मार्च 1993 इंडिया मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट सिस्टम की तरफ मूव कर गया। देन P स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन, और प्राइवेटाइजेशन का मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप और पार्टिसिपेशन का रोल इंक्रीज करना, वाइल स्टेट का एक्सक्लूसिव रोल को रिड्यूस करना। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, 1991 का मतलब ये नहीं था कि इंडिया ने पब्लिक सेक्टर को कम्प्लीटली अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया, बल्कि इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि पब्लिक सेक्टर को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए और स्टेट को स्ट्रैटेजिक एरियाज पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अब देखते हैं प्राइवेटाइजेशन के लिए क्या मेजर मेजर्स लिए गए। द फर्स्ट थिंग दैट द गवर्नमेंट डिड दैट दे रिड्यूस्ड पब्लिक सेक्टर रिजर्वेशन। कुछ इंडस्ट्रीज जो पहले पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी उनमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन अलाउ किया गया। दूसरा मेजर था डिस इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट ने सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में अपनी इक्विटी का एक पोर्शन सेल करना स्टार्ट किया और इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस इन्वेस्टमेंट। अब देखते हैं प्राइवेटाइजेशन और डिस इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है। तो डिस इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप का एक पार्ट सेल करती है, वहीं प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट ओनरशिप या कंट्रोल डोमिनेंट हो जाता है। देयरफॉर every privatization involves transfer of ownership, control, but every disinvestment does not necessarily mean complete privatization। और ये distinction UPSC में बहुत यूजफुल है। फिर G stands for globalization, और globalization का मतलब है डोमेस्टिक इकोनॉमी का। ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और गुड्स एंड सर्विसेज के मूवमेंट के थ्रू इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन इंडिया ग्रेजुअली मूव करने लगा प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक मार्केट से compete इन द ग्लोबल मार्केट की तरफ। अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या मेजर्स लिए गए। तो पहला है FDI लिबरलाइजेशन। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। सिलेक्टेड हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज में न्यू पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंडर फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन अप टू 51% अलाउ किया गया। वहीं FDI से एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स थे कैपिटल प्लस टेक्नोलॉजी प्लस मैनेजमेंट प्लस ग्लोबल मार्केट्स। दूसरा मेजर था इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। तो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस
प्रोग्रेसिवली रिड्यूस किए गए। इससे इंडियन फर्म्स को एक्सेस मिला मॉडर्न मशीनरी, टेक्नोलॉजी, इंटरमीडिएट गुड्स और ग्लोबल इनपुट्स का। थर्ड मेजर वॉज एक्सपोर्ट प्रमोशन। इंडिया ग्रेजुअली इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रैटेजी से मूव करके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अप्रोच की तरफ गया। यानी ऑब्जेक्टिव लक्ष्य सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए प्रोडक्शन करना नहीं था, बल्कि इंडिया को ग्लोबल मार्केट में compete करके एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करने थे। फिर सवाल आता है कि इंडिया इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन से दूर क्यों है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ISI, इसका मतलब है जो गुड्स पहले इंपोर्ट किए जा रहे थे उनको डोमेस्टिक लेवल पर प्रोड्यूस करना। लॉजिक सिंपल था, इंपोर्ट्स मतलब बाहर देशों से देश में इंपोर्ट्स गुड्स लाना कम करो, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाओ और सेल्फ रिलायंस बनो। अर्ली स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये स्ट्रैटेजी यूजफुल थी, लेकिन एक्सेसिव प्रोटेक्शन से कुछ प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं, जैसे इनएफिशिएंट फर्म्स, लैक ऑफ कंपटीशन, हाई कॉस्ट, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस एंड पुअर प्रोडक्ट क्वालिटी। देयरफॉर रिफॉर्म स्ट्रैटेजी ग्रेजुअली मूव करने लगी टूवर्ड्स कंपटीशन प्लस एफिशिएंसी प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस ग्लोबल इंटीग्रेशन। मनमोहन सिंह ने भी 1991 बजट में एक्नॉलेज किया कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडियाज अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए नेसेसरी था, लेकिन ये हमेशा एफिशिएंट नहीं रहा। LPG रिफॉर्म्स सिर्फ इंडस्ट्रीज और ट्रेड तक लिमिटेड नहीं थे, फाइनेंशियल सेक्टर को भी रिफॉर्म किया गया। इंपॉर्टेंट एरियाज इंक्लूडेड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स, इंटरेस्ट रेट रिफॉर्म्स, प्रूडेंशियल नॉर्म्स, फाइनेंशियल रेगुलेशन को स्ट्रेंथन करना। फिर 1991 में नरसिम्हन कमेटी 1 कॉन्स्टिट्यूट की गई। इसने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एग्जामिन किए। इसकी रिकमेंडेशंस इंपॉर्टेंट बनी। बैंकिंग एफिशिएंसी, कैपिटल एडिक्वेसी, प्रूडेंशियल रेगुलेशन, एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए। नाउ ये यूपीएससी का फेवरेट एरिया है, FERA, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1973। तो फीरा लार्जली फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व और कंट्रोल करने की फिलॉसफी पर बेस्ड था। बाद में इंडिया ने एक्सटर्नल सेक्टर के लिए मोर लिबरल अप्रोच अडॉप्ट किया, जो कि था फीमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999। तो फीमा ने फीरा को रिप्लेस किया एंड फीमा केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जून 2000। इसका फिलॉसफी शिफ्ट हुआ कंट्रोल फॉरेन एक्सचेंज से फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स की तरफ। यानी पहले फोकस कंट्रोल और कंजर्वेशन पर था, जबकि फीमा के अंडर फोकस फैसिलिटेशन और मैनेजमेंट पर शिफ्ट हुआ। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एनालिटिकल पार्ट पर, क्या रिफॉर्म्स सक्सेसफुल रहे। तो आंसर सिंपल येस और नो नहीं है। रिफॉर्म ने सिग्निफिकेंट चेंजेस क्रिएट किए, लेकिन उनका इम्पैक्ट केयरफुली असेस करना ज़रूरी है। तो पहला इम्पैक्ट है हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इंडिया की ग्रोथ परफॉर्मेंस रिफॉर्म्स के बाद इम्प्रूव हुई। फॉर एग्जाम्पल 1994, 1995 में रियल GDP ग्रोथ अराउंड 7.2% तक पहुंची। इकोनॉमिक सर्वे ने अर्ली एक्सेलरेशन को रिफॉर्म प्रोसेस के साथ एसोसिएट किया और नोट किया कि इनिशियल रिफॉर्म ईयर को छोड़कर 1990s में ग्रोथ 1980s के कंपैरिजन में हायर रही। 2000s तक इंडिया ने रिलेटिवली हाई और सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ का पीरियड एंटर किया। दूसरा इम्पैक्ट रहा ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, और ये रिफॉर्म्स की सबसे क्लियर एम्पेरिकल सक्सेसेस में से एक है। जून 1991 फॉरेन करेंसी एसेट्स अप्रॉक्सीमेटली $1.1 बिलियन थी, एंड बाय मिड जुलाई 1992 अप्रॉक्सीमेटली $6.9 बिलियन। यानी एक ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट हुआ। हाँ, इस इम्प्रूवमेंट में पॉलिसी रिफॉर्म्स के साथ एक्सेप्शनल फाइनेंसिंग का भी रोल था और लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन और भी ड्रामेटिक था। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडियाज फॉरेन करेंसी एसेट्स 1991 में लेस देन $1 बिलियन से इंक्रीज होकर अर्ली 2000s तक $45 बिलियन से ज्यादा हो गए। यानी 1991 के सीवियर फॉरेक्स क्राइसिस से इंडिया एक मच स्ट्रॉन्गर एक्सटर्नल रिजर्व पोजीशन तक पहुंच गया। तीसरा इम्पैक्ट रहा फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर। तो रिफॉर्म्स ने इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए सिग्निफिकेंटली मोर अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया। ऐसा क्यों? तो बिकॉज इंडिया ऑफर्ड लार्ज डोमेस्टिक मार्केट, लोअर एंट्री बैरियर्स, greater ownership opportunities, skilled labor, improving infrastructure, global market integration, और FDI increasingly important source बन गया कैपिटल प्लस टेक्नोलॉजी का।
चौथा इम्पैक्ट है इंडस्ट्रियल कंपटीशन। प्री रिफॉर्म पीरियड में प्रोटेक्शन से लिमिटेड कंपटीशन, पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में डोमेस्टिक प्लस फॉरेन कंपटीशन प्लस एफिशिएंसी इंप्रूव करने का प्रेशर। इससे कंपनी को इंक्रीजिंगली फोकस करना पड़ा कॉस्ट रिडक्शन, प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, क्वालिटी, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस पर। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम सेक्टर्स में क्लियरली देख सकते हैं, सच एज ऑटोमोबाइल्स, टेलीकम्युनिकेशंस, फार्मास्यूटिकल्स, कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज। पांचवा इम्पैक्ट रहा सर्विसेज सेक्टर पर। तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज में से एक सबसे इंपॉर्टेंट था इंडिया सर्विसेज इकोनॉमी का राइज। लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की आईटी, सॉफ्टवेयर, बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंस और प्रोफेशनल सर्विसेज में। और इंडिया इंक्रीजिंगली ग्लोबल सर्विसेज मार्केट्स के साथ इंटीग्रेट होने लगा, जुड़ने लगा। छठा इम्पैक्ट रहा पॉवर्टी रिडक्शन पर। इकोनॉमिक ग्रोथ ने लॉन्ग टर्म में इनकम पॉवर्टी को सब्सटैंशियली रिड्यूस करने में कंट्रीब्यूशन दिया। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग गरीबी अप्रॉक्सीमेटली 36% इन 1993, 1994 से डिक्लाइन होकर अराउंड 23 to 26% इन 1999, 2000 तक आ गई, डिपेंडिंग ऑन द एस्टिमेशन मेथड। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉवर्टी रिडक्शन को एक्सक्लूसिवली एलपीजी रिफॉर्म्स के रिजल्ट के रूप में एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। कुछ और भी फैक्टर्स थे, सच एज एग्रीकल्चरल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, वेलफेयर प्रोग्राम्स, डेमोग्राफिक चेंजेस एंड ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। और यूपीएससी आंसर में इसी तरह नुआंस्ड आंसर देना चाहिए। अब क्या ये एलपीजी रिफॉर्म्स परफेक्ट थे? तो बिल्कुल नहीं। एक बैलेंस्ड यूपीएससी आंसर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स डिस्कस करनी चाहिए। पहला चैलेंज रहा इनइक्वालिटी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट सभी रीजन्स और सोशल ग्रुप्स को इक्वली नहीं मिला। कुछ सेक्टर्स और स्किल्ड वर्कर्स ने मच फास्टर गेन्स एक्सपीरियंस किए कंपेयर टू अदर्स। देयरफॉर ग्रोथ वाज नॉट इक्वल टू ऑटोमेटिकली इंक्लूसिव ग्रोथ। यानी जीडीपी ग्रो करना ऑटोमेटिकली ये गारंटी नहीं करता कि बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। दूसरा चैलेंज था जॉबलेस और जॉब पुअर ग्रोथ। इंडिया ने रैपिड आउटपुट ग्रोथ एक्सपीरियंस किया, स्पेशली सर्विसेज सेक्टर में, लेकिन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हमेशा जीडीपी ग्रोथ के पेस के साथ नहीं बढ़ी और इससे कंसर्न रेज हुआ जॉबलेस ग्रोथ का और एम्प्लॉयमेंट पुअर ग्रोथ का। थर्ड चैलेंज वाज एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस। रिफॉर्म्स का ओरिएंटेशन लार्जली इंडस्ट्री और सर्विसेज की तरफ स्ट्रॉन्ग था। एग्रीकल्चर को अब भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, सच एज लो प्रोडक्टिविटी, फ्रैगमेंटेड land holdings, inadequate irrigation, market imperfections and price volatility. Therefore, liberalization के benefits इकोनॉमी के हर सेक्टर में यूनिफॉर्म नहीं थे। चौथा चैलेंज था स्मॉल इंडस्ट्रीज का। ग्रेटर कंपटीशन ने स्मॉल और इनएफिशिएंट फर्म्स को प्रेशर मिला दिया। कंपटीशन आया लार्ज डोमेस्टिक फर्म से, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से और इम्पोर्टेड गुड्स से। सो एफिशिएंट फर्म्स बेनिफिट हुई, लेकिन वीकर फर्म्स को सर्वाइव करने में डिफिकल्टी हुई। फिफ्थ चैलेंज वाज रीजनल इम्बैलेंसेस। जो स्टेट्स बेटर पोजीशन में थी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल, इंस्टीट्यूशंस एंड कनेक्टिविटी, वो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में ऑफन बेटर पोजीशन में रही और इससे रीजनल डिस्पैरिटीज इंक्रीज होने का पॉसिबिलिटी क्रिएट हुआ। नाउ इस टाइमलाइन को याद रखिए। 1990, 1991 गल्फ क्राइसिस ने इंडिया एक्सटर्नल पोजीशन को वर्सन किया। जून 1991 इंडिया सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस करता है। 1 जुलाई 1991 फर्स्ट मेजर रूपी एडजस्टमेंट हुआ। 3 जुलाई 1991 सेकेंड रूपी एडजस्टमेंट। देन 24 जुलाई 1991 न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्लस यूनियन बजट ऑफ 1991 एंड 1992। और ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, मार्च 1992 LERMs इंट्रोड्यूस्ड। मार्च 1993 मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड। 1993 हाई लेवल कमिटी ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बाय C. Rangarajan. 1999 FEMA got enacted and on 1 June 2000 FEMA comes into force replacing FERA. Now these are some important definition for UPSC. So liberalization means economic activities पर unnecessary government restrictions और controls को reduce करना। वहीं privatization means economic activities में private ownership, control
और पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना। डिस इन्वेस्टमेंट मीन्स पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में गवर्नमेंट की ओनरशिप का एक पोर्शन सेल करना। ग्लोबलाइजेशन मीन्स डोमेस्टिक इकोनॉमी का ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन, जुड़ाव। डीरेगुलेशन मीन्स अननेसेसरी गवर्नमेंट रेगुलेशंस को रिमूव या सिंप्लीफाई करना जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को अननेसेसरीली रिस्ट्रिक्ट करते हैं। डी लाइसेंसिंग मीन्स इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए गवर्नमेंट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट को रिमूव करना। एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब एक फॉरेन एंटिटी किसी दूसरे कंट्री की एंटरप्राइज में लास्टिंग इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्टमेंट करती है और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल इस्टेब्लिश करती है। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मतलब होता है एक कंट्री के रेसिडेंट्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड। वही फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर और बोरोइंग्स को एक्सक्लूड करने के बाद टोटल रिसीप्ट्स के बीच का एक्सेस। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें इंपोर्टेड गुड्स को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स से रिप्लेस करने का अटेम्प्ट किया जाता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल डिस्टिंक्शन समझते हैं। तो स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं 1991 रिफॉर्म्स का मतलब था कि गवर्नमेंट इकोनॉमी से विड्रॉ हो गई। ये इनकरेक्ट है क्योंकि रिफॉर्म्स का मतलब ये नहीं था। स्टेट का नो रोल नहीं था, इंस्टेड स्टेट का रोल चेंज हुआ। 1991 से पहले स्टेट एज प्रोड्यूसर प्लस कंट्रोलर प्लस रेगुलेटर था। वही रिफॉर्म्स के बाद स्टेट एज रेगुलेटर प्लस फैसिलिटेटर प्लस वेलफेयर प्रोवाइडर प्लस स्ट्रैटेजिक एक्टर बना। तो शिफ्ट क्या हुआ? सो द शिफ्ट वाज गवर्नमेंट कंट्रोल्स द इकोनॉमी से गवर्नमेंट क्रिएट्स द कंडीशन इन विच मार्केट्स कैन फंक्शन एफिशिएंटली। लेकिन स्टेट का रोल अब भी मेजर है इन वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेशन, स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज, सोशल जस्टिस एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन में। अगर मुझे एंटायर 1991 रिफॉर्म स्टोरी को एक सिंगल सेंटेंस में एक्सप्लेन करना हो तो मैं कहूँगी इंडिया मूव्ड फ्रॉम अ रिलेटिवली क्लोज्ड, स्टेट कंट्रोल्ड एंड प्रोटेक्शन ओरिएंटेड इकोनॉमी टूवर्ड्स अ मोर मार्केट ओरिएंटेड, कॉम्पिटिटिव एंड ग्लोबली इंटीग्रेटेड इकोनॉमी। लेकिन याद रखिए 1991 गवर्नमेंट इंटरवेंशन का एंड नहीं था, इट वॉज अ चेंज इन द नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। और अगर यूपीएससी आपसे पूछता है क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो आप आंसर को इस स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं। 1991 के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस और पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह के अंडर एलपीजी रिफॉर्म्स की इंट्रोडक्शन मेंशन कीजिए। वहीं बॉडी में आप बताइए कि वाई वर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड, बीओपी क्राइसिस, फॉरेक्स शॉर्टेज, हाई इन्फ्लेशन, फिस्कल इम्बैलेंस, एक्सटर्नल शॉक्स, एक्सेसिव कंट्रोल्स की इनएफिशिएंसी। व्हाट वर द रिफॉर्म्स? लिबरलाइजेशन जो कि था इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग, ट्रेड रिफॉर्म्स, एक्सचेंज रेट रिफॉर्म्स, प्राइवेटाइजेशन मतलब डिस इन्वेस्टमेंट, रिड्यूस्ड पब्लिक सेक्टर रिजर्वेशन and greater private participation, globalization मतलब FDI liberalization, trade integration and technology and capital flows, positive impacts, higher growth, rising foreign exchange reserves, increased investment, greater competition, expansion of services, export growth and poverty reduction। वहीं इसकी limitation रही inequality, employment concerns, regional disparities, agricultural challenges and वल्नरेबल इंडस्ट्रीज पर प्रेशर। सो 1991 रिफॉर्म्स को कंप्लीट विड्रॉल ऑफ द स्टेट के रूप में नहीं समझना चाहिए। इंस्टेड ये कमांड एंड कंट्रोल फ्रेमवर्क से मार्केट ओरिएंटेड और ग्लोबली इंटीग्रेटेड इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन था, जहां स्टेट ने रेगुलेशन, वेलफेयर और सोशल जस्टिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिटेन की।